Hello, my dear students. Welcome to NSP Tutorials. So today we will start the question answer series. The topic name is the system of particles and the rotational motion. So basically, in this chapter we will cover only the center of mass segment and along with rotational motion. तो टोटल इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे जितने भी इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना और रोटेशनल मोशन के, बस उसको ही अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन कवर करने वाले हैं। डन। चलो तो करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट। CDQ 6.1 से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो सो अपने पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। आप देखो यहाँ पे टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस है, अराउंड एक एक करके अपन करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास है, आप पहले एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं और जिन्होंने ट्राई ऑलरेडी पहले कर रखा है वो बस यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाई। तो हमें याद है सेंटर ऑफ मास में बेसिक से फार्मूला ही तो है कि जब भी दो सिस्टम होता है ना, कोई लेट सपोज एक मास m1 यहाँ पे और एक मास ऐसे किसी स्पेस में आप ऐसे लेते हैं ना, ये लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट सपोज कोई m1 यहाँ पे है और a r1 पोजीशन वेक्टर एंड m2 मास यहाँ पे कोई है, ठीक है ना, r2 पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम पोजीशन वेक्टर कहाँ कहीं, लेट सपोज इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं कह दूं कि यहाँ होगा तो यहाँ से अपने ओरिजिन से बताना पड़ेगा ना कितना, AR। यही R आपका R कॉम होता है, R सेंटर ऑफ मास। तो R सेंटर ऑफ मास हम क्या जानते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसमें अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डन। ओके, एंड ABC सभी के सभी इनकरेक्ट ही दे रखे हैं, तो उधर अपने को सोचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पढ़ो तो आपको यहाँ पे दिखेगा टू स्फीयर्स A एंड B ऑफ मासेस m एंड 2m एंड रेडियाई है आपके पास कितना, यहाँ पे एक मिनट, m एंड 2m एंड रेडियाई 2r एंड r रिस्पेक्टिवली। मतलब A वाला जो बॉडी है ना, इसका मास m है एंड B वाले बॉडी का मास 2m है। डन। अच्छा, एंड रेडियस तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। पूछा है कि सिस्टम का, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। आइए इस क्वेश्चन को जरा मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लूँ एक बार। ये है आपका A एंड ये है B, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे। हमें बात पहले से ही पता होता है कि अगर इस तरीके का कोई भी जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, कुछ इस तरीके का कोई ज्योमेट्रिकली कोई फिगर दे रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है, ठीक है। तो मैं एक बात यहाँ से कह सकता हूँ कि ए बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही मान लेता हूँ जो कि m है, एंड बी बॉडी का मास इसके सेंटर पे ही मानूंगा जो कि कितना है, 2m है। एंड इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ए है आपके पास 2r रेडियस और ए इसका है r, तो टोटल कितना हो गया 3r, ठीक है ना। तो मुझे जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी एक साइड से आप मान लो साहब कि इधर से x डिस्टेंस पे लेट सपोज यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट पे क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर इधर से x है तो m के साइड से कितना हो जाएगा, 3r माइनस x हो गया। और हमें लिखना तो जरूर आता है ना, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ठीक है ना। r1 r2 बोलने का क्या मतलब है कि इस फिगर में मैं यहाँ पे r1 को कितना बताऊँगा, 3r माइनस x। अरे इसको 1 बॉडी मान लेता हूँ, इसको 2 बॉडी मान लेता हूँ, नंबरिंग दे देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एंड r2 कितना है अपने पास, x है। चलो तो m अपने पास यही है एंड 3r माइनस x
इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है 2m इंटू एक्स। m से m कैंसल आउट हो गया एंड ध्यान से देखोगे तो 3r माइनस एक्स इक्वल टू 2x। x को उधर मैं लेके जाऊँ तो 3r इक्वल टू 3x। 3 से 3 कट गया मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई r। ये x क्या था, हमने न माना है जी, ये 2 नंबर वाले बॉडी से x डिस्टेंस पे यहाँ पे ना सेंटर ऑफ माना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई r। दैट मीन्स ये कहना ये चाहता है कि पहले जहाँ पे सेंटर ऑफ मास था ना, अब सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पे होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इसी कॉन्टेक्ट पे सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखो यार, हमने तो माना था ना कि x डिस्टेंस पे होगा। अब x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती थी, लेकिन आया कितना, r आया। तो मतलब ये कहना ये चाहता है इस फिगर में बेसिकली कि यहाँ से जहाँ पे कांटेक्ट है ना दोनों बॉडी का, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। डन। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा। और एक बात अगर ध्यान से देखोगे ना, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इस बात को अगर थोड़ा सा भी फील कर पाए ना, तो देखना यार, ए वाली बॉडी एंड बी वाली बॉडी, ए वाली बॉडी का मास m है, इसका मास 2m है। फर्स्ट वाली बॉडी का रेडियस 2r है और इसका r है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से भी बोल दूँ ना कि ऐसे अपन करते हैं ना m1 r1 इक्वल टू m2 r2, यहाँ से अगर आप r1 बाई r2 भी देखोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा m2 बाई कितना, m2 बाई m1। और m2 बाई m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और r1 बाई r2 भी 2 है, मतलब 2:2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ था ना, वहीं अभी भी सेंटर ऑफ मास होगा। डन, सिंपल सी बात है। चलो, बट नहीं तो सबसे अच्छा मेथड है पहला अपना कन्वेंशनल मेथड जो है ना, इसको अपन आराम से क्लास में भी हमने ऐसे ही सीखा है एंड अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 3। एक मिनट, हाँ लो 3 को पढ़ो। क्या बोला, मासेस 8 kg, 2 kg, 4 kg and 2 kg are placed at the corner A, B, C and D respectively of a square ABCD of a diagonal 80 cm. The distance of center of mass from A will be। ठीक है ना, अपने को A से बताना है। आइए पहले अपन करते हैं डायग्राम ड्रॉ। डायग्राम कैसे कहेंगे कि हमें बोला है, लो पहले एक्स वाई एक्सिस में ऐसे ही बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 मासेस दे रखे हैं और चारों के चारों मासेस क्या है, किसी स्क्वायर का वर्टेक्स है। ठीक है ना? तो लो पहले मैं एक स्क्वायर ऐसे बना लूँ। देखो यार, स्क्वायर मैंने बहुत गंदा बनाया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। एक वर्टेक्स यहाँ पे, इसका वर्टेक्स यहाँ, इसका वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ। इसका नाम ए देता हूँ, बी, सी एंड डी। ठीक है ना? ए का मास कितना है 8 kg, ये है आपका 2 kg, ये है आपका 4 kg, अगेन ये है आपका 2 kg। डन। ओके, कितनी आसान सा क्वेश्चन है ये ना, इसलिए आसान मैं कह रहा हूँ ना क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ दे रखा है यार। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इधर देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, मास जहाँ भी दे रखा है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है ना, तो मैं बहुत आसानी से डिस्क्रीट मास सिस्टम जो आपने पढ़ रखा था ना, उसी का है। डिस्क्रीट ही तो है, 4 अलग अलग मासेस हैं और सब अपने अपने अलग अलग पोजीशन पे हैं, बस पूछा है। तो एक बात देखोगे, इन चारों के कारण इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल पहले समझो यार, कहीं यहाँ होगा, ये आपका सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास, लेट सपोज यहाँ तो बोला ए से, तो ए को मैंने ओरिजिन पे ही मान लिया 0,0 पे ही। ठीक है ना? दैट मीन्स यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में एक्स वाई प्लेन में कहीं पे है, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो हम बताएंगे ना। सिंपल सी बात, इतना तो बता ही सकते हैं। चलो, तो क्यों ना हम सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी हम दे पाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात यह है ना कि इसमें वर्टेक्स, स्क्वायर के वर्टेक्स पे जितने मासेस रखे हैं ना, क्या उन मास का आपको अभी के अकॉर्डिंग क्या आपको कोऑर्डिनेट पता है? तो भाई साहब नहीं पता है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ABCD ये जो स्क्वायर है ना, इसका डायगोनल है 80 सेंटीमीटर। दैट मीन्स व्हाट,
दिस डायगोनल लेंथ विल बी 80 सेंटीमीटर। अब ये तुम्हारी बचपन वाली बात हो गई यार, 9th-10th में तुम सीख रखे हो। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है, √2a। लेट सपोज अगर साइड ए है, स्क्वायर का साइड ए है, तो मैं कितना बोलूँगा इसका डायगोनल, √2a। डायगोनल है 80 √2a। यहाँ से देखोगे a की वैल्यू कितनी हो गई, 40√2। मतलब इस स्क्वायर का साइड कितना है, 40√2। अगर स्क्वायर का साइड अपने पास इतना हो गया ना, तो यहाँ से मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ कि ये जो b नंबर का जो है ना, सॉरी यहाँ पे b kg मैंने लिख दिया था क्या, ये आपका kg में आएगा। एक मिनट, देखो यार, ये आपका 2 kg था ना। दैट मीन्स मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ कि जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रखा है, सो आई कैन ईजिली राइट व्हाट एक्स कॉमा वाई लिखेंगे ना, तो इसका 40√2, 0। देखो यार, मैं बहुत आसानी से अब कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ हर एक वर्टेक्स का। सी का जरा देखो तो कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, 40√2, 40√2, क्योंकि सी पॉइंट इस ओरिजिन से एक्स और वाई कॉमा दूर है। एक्स कितना है भाई साहब, एक्स देखो तो नीचे का और वाई ऊपर से, ठीक है। डी को क्या लिखोगे, डी का कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि डी जो पॉइंट है ना वाई एक्सिस पे है, तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड वाई में कुछ डिस्टेंस ऊपर चढ़ा तो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0,40√2। अब मैं बहुत आसानी से यहाँ पे सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं ना वर्टेक्स, इन सारे वर्टेक्स का मैंने कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से लिख दिया है। कैसे लिखा है, ये बचपन की मैथमेटिक्स के इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। गुड। अगर आप ऐसा लिख ही दिए हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं भी बनेगा ना, तो लेट सपोज, एक मिनट, सेंटर ऑफ मास जो कभी होगा ना, सेंटर ऑफ मास को अगर मुझे ऐसा लिखना होगा तो अपन कैसे लिखते हैं, m1r1 प्लस m2r2। अब यहाँ पे 4 है ना, तो अप टू m4r4 अपॉन m1 प्लस लेकर m4 तक, ठीक है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, तो हम ऐसे ना लिख के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो यार, क्या पोजीशन वेक्टर का मैं कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई लिख सकता हूँ। इनफैक्ट इसको मैं x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मैं x कॉम निकालना पसंद करूँगा। x कॉम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है ना। बस इजीली अपन ये काम करते चलेंगे। देखो यार, m1 देखो 1 2 3 4 मैंने नाम दिया है, 1 को a बोलूँगा, 2 को b बोलूँगा, c को 3 बोलूँगा, d को 4 बोलूँगा। डन, किसी कोई चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, मास m1 कितना दे रखा है, 8 kg। x1 क्या 0,0 पे था, तो इसकी वैल्यू 0। m2 कितना दे रखा है आपको, 2 kg दे रखा है। x2 का कोऑर्डिनेट देखो यार, x2 कौन, ये 40√3, ठीक है ना, सॉरी 40√2 है, 40√2 प्लस m3 कितना है, m3 अगेन 4 kg है और उसका कोऑर्डिनेट 40√2 है, ठीक है ना। और m4 आपके पास कितना है, 2 kg, बट इसका x कोऑर्डिनेट देखो यार, d का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना, 0 का मल्टीप्लाई अपॉन समेशन ऑफ सारे मासेस का समेशन कितना हो गया, 8 to 10 एंड 16 kg, नीचे डायरेक्ट में 16 लिख देता हूँ। तो x सेंटर ऑफ मास देखोगे ना, तो a वैल्यू तो 0 आ गई, a भी आपके पास 0 है ना, हटाओ। ऊपर में देखो यार, 42 जा ये हो गया 80√2 प्लस 44 जा 160√2 अपॉन नीचे हो गया 16, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे, 16 से अगर कट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5√2 प्लस यहाँ करोगे तो 10√2, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 15√2। तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई 15√2। डन, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो सिमिलरली मैं कहूँगा आपको सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है ना। अगेन क्या फार्मूला यूज करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। डन। चलो m1 अगेन कितना है 8 kg, इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2 kg का कोऑर्डिनेट अगेन 0। क्यों, b देखो ना यार, b बॉडी कहाँ है, b बॉडी का कोऑर्डिनेट 0 है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ बनेगा 4 kg का कोऑर्डिनेट है, 4 kg का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, हाँ 40√2 एंड प्लस 2 kg का है 40√2। अगेन समेशन कितना हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू कितनी 0 देखोगे तो 44 जा होगा 160√2। अगेन सेम वैल्यूज आ रही है आपके पास 80√2 अपॉन 60, सेम वैल्यू ऊपर में भी था, अरे एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए इसकी भी वैल्यू आपके पास डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 15√2। इससे मुझे क्या समझ आता है, मैं एक बार और फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। लो देखो यार, ए है ए है बी, ए था सी, ए है डी। डन। हमें ए से पूछा है तो मैंने ए को ही 0,0 मान लिया था। मैं बोलूँ कि मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, लो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है मेरा, तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ से r डिस्टेंस पे, अच्छा अगर r डिस्टेंस पे है तो इस r को मैं बहुत अच्छे तरीके से x, y में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे से इसमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है सेंटर ऑफ मास का। अगर मेरे से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछता ना, अगर मेरे से x, y पूछता तो मैं बहुत इजीली आंसर कर देता 15√2 एंड 15√2। ये नहीं पूछा है। अगर मेरे से वेक्टर के फॉर्म में पूछता कि r सेंटर ऑफ मास का वेक्टर के फॉर्म में बताओ, तो मैं कैसे लिखता, सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप। कोई दिक्कत नहीं ना, वेक्टर के फॉर्म में पूछ दे तो क्या दिक्कत है यार। i कैप मैं बहुत डिटेल में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे एक भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का एकदम सॉल्यूशन जो अपन कर रहे हैं ना, एकदम चीर फाड़ कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को अपन चीरते हुए चलेंगे, ठीक है ना, तो आराम से समझना। लेकिन मेरे से यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है तो डैट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि आप मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक है ना। आप मेरे को ये वाला आर का डिस्टेंस बताओ, तो आर का डिस्टेंस कैसे अपन बताते हैं, सिंपल सी बात है, ये हमें लिखना आता है ना। कैसे लिखेंगे, 15√2 का होल स्क्वायर प्लस 15√2 का होल स्क्वायर। 15√2 का होल स्क्वायर देखोगे 15 का होता है 225 इंटू 2, इसका हो जाएगा 450 प्लस 450, टोटल हो गया 900। आंसर आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। मैंने आपको वेक्टर के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, सब फॉर्म में बता दिया है। जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस फॉर्म में आप इसको निकालते हुए चलोगे। डन, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से देखो। चलो कोई भी अगर दिक्कत लगे एक बार फिर से अच्छे से सॉल्यूशन देख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको इसमें आएगा नहीं। चलो, तो अगर कल को 5 पॉइंट्स दे दे, 6 पॉइंट्स दे दे, कितने भी पॉइंट्स क्यों ना दे दे, आप इजीली इन चीज़ों को कर दोगे। डन। चलो, आई होप कि आप ये पॉइंट सारे के सारे समझ पा रहे होंगे। डन, ओके। सो अपना आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 4। देखो यार 4 सिमिलरली अभी जैसा मैंने क्वेश्चन किया ना, लाइक वैसा ही क्वेश्चन आ गया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 बॉडीज ईच ऑफ मास 1 kg लोकेटेड। देखो यार, अब हर एक मास 1 kg का है और सारे मास का कोऑर्डिनेट दे रखा है XY प्लेन में। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है क्या कि कोऑर्डिनेट के टर्म में पूछा है, तो हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताएंगे ना। लो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है ना। देखो यार, ए भी 1 kg है, 1 A B C, ये है आपका 0,0 और ये है आपका, देखो यार ये कोऑर्डिनेट देख के आपको समझ में आनी चाहिए कि B को 3,0 ही देना पड़ेगा। ओके,
ये डायग्राम थोड़ा मैंने गलत बना दिया है, आ जाओ कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम मैंने नहीं बनाया था, तो लाओ डायग्राम को फिर से करेक्ट कर लेते ज़रा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट शायद पहले मैंने नहीं अच्छे से देखा था। कुछ ये ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो, दिस इज ए बी सी। ए आपका 0,0, ए है आपका 3,0 एंड ए वाला है आपका 0,4। डन। आइए, तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछा और सब पे मास कितना है, 1 kg ही है। 111 में दे देता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत आसान है यार, क्या दिक्कत है। सेंटर मास बीच में कहीं होगा। अरे भाई मेरे, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास होगा तो इस सेंटर ऑफ मास को कोऑर्डिनेट से अगर मेरे को ओरिजिन से बताना होगा तो बताना तो पड़ेगा ना, x, y में। क्यों? अरे कुछ दूरी पे है तो इसको तो कोऑर्डिनेट में अपन एक्स वाई प्लेन में बताते हैं ना, कितना दूर है ओरिजिन से, तो एक्स और वाई के फॉर्म में बताते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। आइए, अगेन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एक्सकॉम इज व्हाट आई कैन ईजिली राइट m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस। अब ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक एक स्टेप लिखूँ, अब इसमें मैं थोड़ा सा कंजूसी कर लेता हूँ, ठीक है ना यार। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 × 0 ख़त्म। m2 का कितना है, 1 × 3, ठीक है। m3 कितना, 1 × 0 ख़त्म। मास कितना, 3 kg। भाई OB0 बच गया 3, 3 3 ख़त्म। इसकी आंसर 1। कैलकुलेशन आप खुद से भी करेंगे, देख लो। तो एक्स कॉम कितना आ गया। अब यार अगर तुम ऑप्शन देखोगे ना तो लो, आंसर तो यही मिल गया। अगर ये सब एग्जाम का क्वेश्चन हो ना तो ज़्यादा हर चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी तो एक नज़र से देखा करो। ऑप्शन में अगर एक्स सेंटर पास 1 आया है तो देखो यार, ए बी सी ये तीनों ऑप्शन में एक्स एक्सिस का 1 है क्या, नहीं है, ओनली डी में ही है। तो डी में है तो पकड़ के आंसर कर दो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम वाई सेंटर ऑफ मास निकाल के देख लेना, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, आंसर पक्का 4/3 ही आएगा, ठीक है ना। बट एग्जाम में क्वेश्चन हो तो एक ही करके टाइम बचाओ, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। डन। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 5। देखो भाई, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हमारे डिस्कशन देखते हैं ना यार, एक तो सबसे पहली बात, आप लोग देखते तो व्यू, मतलब बहुत लोग जितने देखते हैं ना उस प्रोपोर्शन में आप लाइक नहीं करते हो यार। अगर आपको ये सेशन सही लगता है, थोड़ा भी आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आपके पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्प दे रहा है, तो प्लीज़ लाइक किया करो यार। लाइक करो, कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लगता है, ठीक है ना। ओके, और आपके अगर कोई फ्रेंड वगैरह भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको भी ये चैनल शेयर करो, ये वीडियो उनको शेयर करो कि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर और भी करते रहो यार। यार देखो, ये सब करते रहते हो ना तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है। देखो सीधी सी बात मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक कमेंट करोगे तो हमको भी देख के थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो मन लगा रहता है, ठीक है ना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपसे क्या ही मांग रहे हैं, बस इतना ही कर लो, काफ़ी है। बाद बाकी तुम रिजल्ट दिखाना अपना, बस मिल के पार्टी करेंगे। आओ, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 5g एंड 3g आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ यार। ये है तुम्हारा 5g और ये है तुम्हारा 3g। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई बात नहीं है, लो पूछा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहला और दूसरे जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उस वैसा ही है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अरे भाई कहीं से भी किसी एक साइड से x डिस्टेंस पे तुम मान लो मैं मान लेता हूँ कि यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए बताना तो पड़ेगा ना यार। तो मैंने बोल दिया 5g से x डिस्टेंस पे, तो 3g से कितना डिस्टेंस पे हो गया, 40 माइनस x पे, बस हो गया। अब इसमें डायरेक्टली अपन अप्लाई कर दो, m1r1 इक्वल टू m2r2। जिस बच्चे को इसका डेरिवेशन नहीं पता हो आराम से फार्मूला याद कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 बॉडी अगर रखी है ना एक लाइन पे, उसी के लिए फार्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि हर जगह 3 4 सब 5 सब में लगाते चले जाना। चलो, तो 5g इंटू एक्स इक्वल टू 3g, R2 की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस एक्स। ये जो वैल्यू है इसको मैं R2 बोलता हूँ और ये जो वैल्यू है इसको मैं R1 बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। अरे ए वाला नंबर 1 बॉडी, ए नंबर 2 बॉडी, जो बॉडी का मास लोगे उसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से ए वाला डिस्टेंस लेना होता है। डन। चलो जी से जी कट गया, 5x इक्वल टू 3 40 माइनस एक्स, सो 5x इक्वल टू 43 जा 120 माइनस 3x, 3x आ जाएगा इधर, हो जाएगा 8x, सो 8x इक्वल टू, सो 15 8 आई थिंक 180 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है ना। चलो 8 इधर से 1, हाँ ये कुछ गलत किया क्या मैंने, 8 से, हाँ नहीं सही है, x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स आई कैन ईजली से वॉट, एक मिनट, आई कैन ईजली से x की वैल्यू 14 लाए हो ना यार, रुको यार, x की वैल्यू ना हमारी 14 आई है, इसका मतलब ये है कि सर 5G से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, 15 सेंटीमीटर है। जरा ऑप्शन चेक करो यार, लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम 5G पार्टिकल, ओके 25 75, ठीक है 15 सेंटीमीटर भी आ गया। देखो यार 5G पार्टिकल से कितना 15, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट ही दिख रहा है, क्योंकि देखो यार लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम 5G पार्टिकल, 5G पार्टिकल से कितना है, अगर ए 15 सेंटीमीटर पे है तो 3G पार्टिकल से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दैट मीन्स कि बी भी करेक्ट है, तो इस ऑप्शन में आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग या किसी भी तरीके का मिस्टेक हो गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आता है तो जो बच्चा ए को टिक करेगा या जो बच्चा बी को टिक करेगा, दोनों को सही माना जाएगा। और जो बच्चा टिक ही नहीं करेगा तो एग्जामिनर तो ये मान के चलता है कि उस बच्चे को आया ही नहीं होगा, जानता ही नहीं होगा, जो जानेगा वो तो करेगा ही नहीं। यार एक चीज़ एक मिस्टेक मैंने बोलते बोलते मैं ये चीज़ ध्यान नहीं दिया है, लाइज ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यार, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं है। देखो यार ये 5G दिया है, ये गलत बात है, इसको यहाँ पे 3G देना चाहिए था। चलो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है ना, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी मैंने जो पहले बोला ना दोनों सही है, गलत है दोनों, मतलब एक गलत है एक सही है। लेकिन कभी भी एग्जामिनेशन में ऐसा हो ना, तो दोनों अगर सही हो किसी भी ऑप्शन का और ऑप्शन ए बी सी डी में सिर्फ दे रखा है, तब दोनों में से किसी एक को जरूर टिक करना, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो नाउ अब चलते अपन CDQ 6.2 पे। आइए सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए, अभी शायद रोटेशन का सेक्शन आ गया होगा, ठीक है ना। चलो 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, द डायरेक्शन, अच्छा ऐसा नहीं कि सेंटर मास खत्म हो गया, ये तो अभी CDQ वाला चल रहा है ना। एक्सरसाइज जब अपन आगे करेंगे ना उसमें भी सेंटर ऑफ मास के सेगमेंट क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं ना, इसमें सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन दोनों के दोनों कंबाइंड ही है। डन। तो जितने भी जेई वाले भी देख रहे हैं और जितने भी सीटी वाले भी देख रहे हैं ना, जो आप अपने कंपटीशन, अपने स्टेट का कंपटीशन टारगेट कर रहे हो, या मैं तो ये कहूँगा जितने एनडीए के लिए भी प्रिपरेशन देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, और नीट वाले के लिए तो है ही। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। भाई मेरे सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है, सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा है, ये कोई सेंटर, इसको हटाओ यार, ये कोई सेंटर है, मतलब ऐसे ही एक्सिस ले लो, ये कोई एक्सिस है और एक्सिस से एक धागा है या एक स्ट्रिंग है r डिस्टेंस का, यहाँ पे m मास को पकड़ लो और इसको ऐसे ऐसे रोटेट करो, ऐसे 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 रोटेट करो, तो सर्कुलर मोशन हो गया ना, ठीक है हो गया। तो हमेशा वेलोसिटी आप ऐसे ही दिखाते हो ना, तो वेलोसिटी हमेशा किधर को दिखाते हैं अपन, टेंजेंट। जैसे फर्स्ट वाले फिगर में भी देखोगे ना, फर्स्ट वाले फिगर में, तो लेट सपोज अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा ऐसे दिखाते हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट के अलॉन्ग है ना यार, इसी को टेंजेंट बोलते हैं, सीधी लाइन को। टेंजेंट क्या करता है, किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, टच करता हुआ निकल जाएगा एक ही पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इधर होता है। पहली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और अपने ये तो वेलोसिटी हो गया, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी। अपने से पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी का किधर है, ठीक है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का टेंजेंट के होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता। किधर होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ओमेगा इधर है ना,
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में अपन बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है, देखो यार, ओमेगा अल्फा, मैं बता देता हूँ, ओमेगा अल्फा एंड टाउ और एक एंगुलर मोमेंट है, सबके सब क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है ना, उसी को एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, ठीक है ना। चलो डन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब ओमेगा की बात हुई है तो थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लेट सपोज अगर कोई सर्कुलर मोशन या किसी भी तरीके का रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, किधर, एक क्लॉकवाइज अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो जब कभी भी ओमेगा से क्लॉकवाइज में रोटेट होगा ना, मैं लिख भी देता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो हमेशा इसका डायरेक्शन आप किधर बताओगे, इनवर्ड। किधर बताओगे, इनवर्ड। ये राइट थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से अपन ये सब चीज़ निकालते हैं, ठीक है ना। किधर, इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रहा है ना, तो आप इसका माइनस के एक्सिस में क्या दोगे, डायरेक्शन दोगे, अगर क्लॉकवाइज है तो। अगर कोई सर्कुलर मोशन, ध्यान देते रहो मेरी बातों को, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, कैसे, ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना, तो थंब तुम्हारा के डायरेक्शन में आएगा। के डायरेक्शन में आने का मतलब है आउटवर्ड, ठीक है ना। इसीलिए अपन बोलते हैं क्या कि हमेशा इसका एक्सियल वेक्टर्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही आता है। डन। चलो देखो यार, पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना, कमेंट जरूर करो, लाइक किया करो यार, लाइक तुम लोग करते नहीं हो ना, ये कंजूसी मत किया करो, ठीक है। पाप लिखेगा फिर मेरे को, फिर बाद में मत बोलना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर ही देना यार लाइक सब्सक्राइब। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो यार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इफ अ फ्लाई व्हील मेक्स 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड क्या है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है सर। देखो रिवोल्यूशन पर मिनट किसका यूनिट है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुमको ओमेगा का यूनिट बताया है। कैसे यार, देखो कोई फ्लाई व्हील है, इतना 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो यार कि बॉडी यहाँ से चली और कंप्लीट एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया। एक चक्कर कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि 360 डिग्री कंप्लीट करना। 360 को रेडियन, एक मिनट, 1 रिवॉल्यूशन को क्या मैं 2 पाई रेडियन लिख दूँ, रेडियन के फॉर्म में, ख़त्म हो गया 2 पाई रेडियन, ओके। 1 मिनट को क्या मैं 60 सेकेंड लिख दूँ, लो हो गया ख़त्म, ठीक है ना। इसीलिए अपन बोलते भी है ना, एक कन्वर्जन से भी याद रखना होता है अपने को, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट को 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड कहते हैं। कन्वर्जन ये सब चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे 60 से एक कट हो गया 2, तो 2 2 जा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन पर सेकेंड किसका होता है, ओमेगा का यूनिट होता है। इनफैक्ट रिवॉल्यूशन पर मिनट भी ओमेगा का यूनिट होता है, बट बेसिक जनरली हम लोग रेडियन पर सेकेंड ही यूज करते हैं। थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन। ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही अल्फा, ये क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत नहीं। और जो रेडियन होता है ना, रेडियन, ठीक है ना, ये डायमेंशन लेस होता है। ये सब बातें भी याद रखा करो यार, ठीक है ना, डायमेंशन लेस होता है। डन। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 पाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। 8 में क्या बोला, अ व्हील इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम। देखो आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब ये ओमेगा दे रखा है, ठीक है ना। अ व्हील इज रोटेटिंग, मैं लिख भी देता हूँ ओमेगा। अ व्हील इज रोटेटिंग इतना आरपीएम अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन द पावर इज कट ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। द एंगुलर रिटार्डेशन आपसे पूछा है, और रिटार्डेशन इसलिए कि देखो ना यार, कोई भी चीज़ चल रहा था बाद में रुक गया, रुका क्यों, उस पर रिटार्डेशन लगा होगा। आइए गिवन क्वांटिटी जरा हम लिखना पसंद करेंगे यहाँ पे।
पहले स्टार्टिंग में जो रोटेट हो रहा था तो मैं इसको ओमेगा इनिशियल बोलूँ 900 RPM। ध्यान से एक बात देखना, क्या बता रहा हूँ, रिवोल्यूशन पर मिनट है ना RPM। हमें कंडीशन दिया RPM में, टाइम भी दिया है मिनट में, लेकिन पूछा है रेडियन पर सेकंड में। इसलिए सबसे पहला काम, आपकी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी क्या होनी चाहिए, सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे यूनिट्स दे रखे हैं ना, इसको पहले कन्वर्ट कर दिया करो यार। सो 900 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। ये गया यहाँ पे 6 से चला गया 15, 15 6 जा 90 होता है ना, तो 15 2 जा 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये तो आपका ओमेगा। अच्छा, क्योंकि बाद में क्या हुआ कि बॉडी रुक गई, बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, तो बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, कितने टाइम में बोला है, टाइम दिया 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब ऐसा यूनिट में कितनी है, 60 सेकेंड। अगर 60 सेकेंड है और चीज़, तो मेरे को अल्फ़ा पूछा है, रिटार्डेशन है, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, याद है ना तुम्हें वो वाला, काइनेमेटिक्स में V = U+AT, V = U+AT, ठीक है ना। जब एक कांस्टेंट होता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या अल्फ़ा कांस्टेंट है। अगर अल्फ़ा पूरे के सर्कुलर मोशन रोटेशनल में भी, हम यहाँ रोटेशनल तो उतना नहीं, अगर सर्कुलर की बात कर ले तो यहाँ पे सर्कुलर वाली ही बात चल रही है। तो अल्फ़ा जब भी कांस्टेंट होता है ना, तो मैं यहाँ पे फार्मूला बहुत आसानी से लगा सकता हूँ। V की जगह पे ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा t। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 = ओमेगा इनिशियल कितना है, 30 पाई, ठीक है ना, प्लस अल्फ़ा नहीं पता, इसकी वैल्यू 60 है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो लो बोला था ना, माइनस आ ही जाएगा, माइनस का 30 पाई/60, ठीक है ना, 30 पाई/60। ये 0 से 0, तो अपनी आंसर कितनी आ गई, π/2, ठीक है ना, π/2। ओके, तो आंसर ज़रा मैं चेक कर लूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। डन। देखो अल्फ़ा = -π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो बढ़िया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ मैं, कर ही देना भाई, ठीक है। आ जाओ, एटलीस्ट लाइक कमेंट तो किया करो, पता तो चले कि तुम्हें ये सेशन तुम्हारे लिए यूज़फुल भी है या नहीं है, ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, ठीक है। आ जाओ। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, अ व्हील हैज़ अ स्पीड ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक खासियत तुमको एक बात बता देता हूँ मैं यार, कभी भी सर्कुलर मोशन की अगर आप यूज करते हो ना, लाइक उसके क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो या रोटेशनल कर रहे हो, तो हमेशा जो आपको यूनिट है ना ओमेगा का RPM में ही देते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, जस्ट कन्वर्ट द यूनिट इन रेडियन पर सेकेंड में। सबसे पहले ड्यूटी अपनी ये कंप्लीट कर लेना, जिससे बाद में गलती से भी एग्जाम में क्या हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आपने सॉल्व कर दिया, अब पता चला कि यूनिट उसमें है ही नहीं, आंसर कुछ गलत आ गया, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। 9 में क्या बोला कि अ व्हील हैज़ ए स्पीड ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो दैट मीन्स कि ये ओमेगा आई कितना है, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो मैं पहले ही 2π/60 से इसको कन्वर्ट करके रेडियन पर सेकेंड में कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, यहाँ से कट करो इसको, 6 से गया 20, 22 जा, सो ओमेगा इनिशियल कितना आ गया, 22 जा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, इज मेड टू स्लो डाउन एट अ रेट, देखो यार स्लो हो रहा है, अगर कोई भी चीज़, अगर देखो यार तुम दौड़ रहे हो, अगर तुम्हारी स्पीड स्लो हो रही है, दैट मीन्स कि तुमको पीछे पकड़ के कोई खींच रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारी एक्सेलरेशन नहीं लग रही, तुम तो रिटार्डेशन लग रहा है। गाड़ी चल रहा है और गाड़ी में ब्रेक मारोगे तभी तो गाड़ी रुकेगा आगे, तो उसकी वेलोसिटी कम हुई ना, अगर कम हुई तो ब्रेक मारने को ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं। चलो
दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा जो दे रखा है ये -4 रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा है ये कोई व्हील है ऐसे ग्राउंड पे, ठीक है ना, और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते 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 जब यहाँ पे आया ना, ठीक है ना, रेस्ट में, जब यहाँ पे इसका ओमेगा 0, जब ये रेस्ट में अल्फ़ा कितना है -4, तो रोटेट होते होते ऐसे ऐसे रोटेट होते हुए कितना चक्कर काटा, कितना रिवॉल्यूशन ये लिया होगा तब जाके रोटेट हुआ। तो ये रिवॉल्यूशन ही तो पूछा, कितना चक्कर काटा भाई, वही अपने को पूछा है। आ जाओ, ओमेगा फाइनल कितना है 0। तो अगेन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इज व्हाट, ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। टाइम दे रखा है इसमें इतना 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 पर मिनट, स्लो इतना इतना रेडियन। चलो ठीक है, अब आओ, टाइम अगर इसमें नहीं दिया तो ये वाला फार्मूला अपन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक और फार्मूला हमारे पास है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम है। एक और फार्मूला अपने पास है, कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये लीनियर में होता है ना। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एस को रिप्लेस थीटा से करते हैं। तो अपने को ये वाला क्या करना चाहिए, फार्मूला यूज कर लेना चाहिए। आओ यूज करते हैं। यहाँ पे हो गया 0, ओमेगा इनिशियल हमने कितना निकाला था 40 पाई, सो 40 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू -4 इंटू थीटा। ध्यान से देखोगे तो 40 पाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 थीटा, ठीक है ना, पक्का, ओके। यहाँ से देखोगे सो 40 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर इक्वल टू 8 थीटा, और 8 से गया 5, 5 इंटू 40 हो गया 200 पाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ये मैंने थीटा क्यों निकाला, सो सुनो यार, हमसे क्या पूछा है, कितना चक्कर काटा। एक चक्कर काटने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है यार, एक चक्कर कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। कंप्लीट रोटेशन का एक चक्कर को कितना बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चक्कर, वही तो, एक रिवॉल्यूशन होना ही तो थीटा होता है, और इसी को तो रेडियन यूनिट बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू इतना, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 ऐसे कट सकता है ना। तो 2 पाई, एक बार पूरा 2 पाई, एक बार और अगेन 2 से मल्टी, एक बार और 3 से मल्टी, एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, आई कैन ईजली राइट थीटा की वैल्यू 2 पाई एन इक्वल टू 200 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि थीटा क्या होता है, रेडियन, और थीटा अगर रेडियन होता है, रेडियन का मतलब है कि पूरा का पूरा 2 पाई कंप्लीट करना। कट करो यहाँ से, पाई से गया पाई, 2 से गया 100, तो एन की वैल्यू आ गई 100 पाई। मतलब इतना पाई, 100 पाई अगर इसने रिवॉल्व किया होगा ना, इतना चक्कर काटने के बाद वो बॉडी रेस्ट में आई होगी। अगर रेस्ट में आई है तो अपने को थोड़ा सा इसका डिटेल निकाल लेता हूँ मैं, 100 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो 314, 314 चक्कर काटने के बाद ये जो चक्का है ना वो रेस्ट में आ गया होगा, पहिया जो होगा रेस्ट में आ गया होगा। कोई भी रोटेटिंग बॉडी होगी, इतना चक्कर काटने के बाद, इतना बार रोटेट होने के बाद वो बॉडी रेस्ट में आई होगी। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही मतलब है। चलो डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 10 में क्या बोलता है, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज इतना, ठीक है ना। आओ, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है 0.4 मीटर, एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको अल्फा बोलेंगे 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है लीनियर एक्सेलरेशन पूछा यार, ये तो सिंपल है, ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर। डन ना, यही है ना, ठीक है ना। इधर ही वी है और इधर ही ए टी ही क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपन लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस ए टी की वैल्यू कितनी होती है, अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है तो, अगर इसका रेडियस आर है तो ए टी इक्वल टू अल्फा आर। कैसे, वी इक्वल टू ओमेगा आर जानते हो ना, ऐसे ए टी इक्वल टू अल्फा आर।
बस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 यार, ख़त्म करो उसको यार, क्या इतना टेंशन लेने का इसमें। तो 20 बोले तो 2.0, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। डन। देखो भाई, रात के बज रहे हैं 12, तुम देख रहे होगे टाइम यहाँ पे, देखो 11:59 हो गया है, 9 दिसंबर। अब 1 मिनट के बाद 10 दिसंबर हो जाएगा। देखो यार, समय कितनी जल्दी बीत जाती है ना, ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा, तुम्हारे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, और लाइक तो कर देना। देखो यार, इतनी रात को मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो लाइक कमेंट करो, और थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने लोग देखते हो उतने लोग सब्सक्राइब तो नहीं करते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यार सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है ना, मेरा ही मन अच्छा लगने लग जाएगा। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज, वेट, अब अपन चलते CDQ 6.2 हो गया कंप्लीट, टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। नाउ द 6, अभी अपने को बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करने, ठीक है ना। चलो 6.3 देखो, अब देखो धीरे धीरे से अपन टॉर्क वुर्क पे या रोटेशनल की जितने भी चीज़ें उन पे अपन आना शुरू कर दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो यार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ये तो डायरेक्ट तुमसे फार्मूला पूछ लिया यार। टाउ एक्सटर्नल क्या होता है, मतलब किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ से आप ये पढ़ते हो ना, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या, किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू dp/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली टाउ कैसा होता है, dl/dt। कोई दिक्कत, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, टॉर्क के बराबर। तो 11 का आंसर सी हो गया। आ जाओ, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, a circular turntable has a block of ice placed at its center. The system rotates with an angular speed omega about an axis passing through the center of the table. If the ice melts on its own without any evaporation, the speed of rotation of the system क्या, ठीक है ना, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सिस्टम। ओके चलो ठीक, पहले डायग्राम बना ले। ये आपका डिस्क हो गया, ठीक है ना, टेबल पे कोई ऐसे रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला है, किसी के सेंटर पे एक कोई ऐसे मैं आइस ब्लॉक मान लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आइस ब्लॉक हमने मान लिया। चलो ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन को, जब आइस ब्लॉक इसके सेंटर पे है तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस समय इसकी सेंटर, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर, डिस्क है ना, तो mr²/2, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये आइस जो है सो मेल्ट करता गया। आइस मेल्ट करते 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 क्या होगा, ये चारों बगल स्प्रेड हो जाएगा, टेबल पे स्प्रेड होगा। क्योंकि पहले आइस सेंटर पे है, तो सेंटर पे है, इसी एक्सिस पे है, एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो इस आइस ब्लॉक के कारण कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। अच्छी बात है यार, नहीं होगा तो ठीक है, ठीक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सो समझो, क्योंकि अगर बॉडी रोटेट करी तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I/ω। सिंपल सी बात है। अगर एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहना है तो इसका ओमेगा में कुछ चेंज आएगा, अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ रहा है तो। ऐसे भी तुम समझो यार, अगर तुम इससे नहीं समझना चाहते हो तो तुम इससे समझो डायरेक्टली कि जब आइस ब्लॉक इसके सेंटर पे है, आइस ब्लॉक सेंटर पे है, तो उस समय क्या है कि आइस ब्लॉक के कारण कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, सिर्फ अपना ये डिस्क का मास अगर m है, डिस्क का मास मैं कह रहा हूँ m है, तो mr²/2, अगर ये r है तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कर जाने दो। जब ये मेल्ट होता चला गया तो मेल्ट होके जो पानी है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वो सारे के सारे टेबल पे ऐसे ऐसे फैल जाएंगे। टेबल पे फैल जाने से क्या होगा कि टेबल पे जो पानी का वेट, पानी का मास आ जाएगा, चारों बगल मास आ गया, मतलब टेबल का वेट अब m ना हो के m से ज़्यादा हो गया।
पक्का ना यार। अब m से ज़्यादा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि इस भाई साहब को अब रोटेट होने में कठिनाई आएगी, रोटेट होने में डिफिकल्टी जाएगी। रोटेट अगर धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा तो ये ओमेगा से कम, ठीक है ना। ये तुम्हारा डिस्क है, ठीक है ना। अब ये ओमेगा डैश से रोटेट करेगा और ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा से छोटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना यार, ओमेगा से रोटेट कर रहा था, मैं करो 5 रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा था, यहाँ पे तुम 10 kg का ब्लॉक डाल दो यार तो धीमा नहीं हो जाएगा क्या? सिंपल सी बात है यार। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस से दूर है। अगर यही 5 kg का ब्लॉक इसके सेंटर पे यहाँ एक्सिस पर डाल दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी, 12 का डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 13, ठीक है। 13 में क्या बोलता है, अ रिंग ऑफ मास 10 kg एंड डायमीटर ऑफ 0.4 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, इट मेक्स 2100 रिवोल्यूशन पर मिनट, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ही, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो दिया भी नहीं है। अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है यार। एंगुलर किसका है, रिंग का है। लो पहले मैं, ये आपका एक कोई रिंग है, ठीक है ना। इस रिंग का मास है 10 kg और ये है तुम्हारा डायमीटर। डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 0.2, ठीक है ना। मास आपके पास दे रखा है 10 kg, ठीक। तो और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा की वैल्यू देखो, फिर अगेन ओमेगा आपको किस में दे रखा है, रिवोल्यूशन पर मिनट में दे रखा है। इसको 2π/60 से रेडियन पर सेकेंड में पहले कर लो कन्वर्ट, ठीक है ना। ए गया इसके साथ, ए गया 3 और 3 से गया 70, ठीक है ना। तो 70 पाई, ओमेगा कितना हो गया 70 पाई रेडियन पर सेकेंड। आइए, क्योंकि मेरे को एल निकालना है, एल का फार्मूला, जब कोई भी रोटेटिंग बॉडी होती है, देखो यार, जब भी कोई बॉडी ओमेगा से रोटेट करेगा ना तो हमेशा इसका एल आई ओमेगा होता है। जब भी कोई बॉडी, देखो यार, आर डिस्टेंस पे कोई बॉडी इधर वी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, तो जिधर वी होता है उधर ही क्या होता है, पी मोमेंटम। तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, दोनों में अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एल इक्वल टू एम वी आर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी छोटी बातें सबको याद होगी, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी आपकी रिंग प्योर रोटेशनल में है, प्योर रोटेशनल में तो एल का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, आई ओमेगा। डन। तो सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर ये रोटेट होता है तो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और ओमेगा जो है सो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, मास था आपके पास 10 kg है, रेडियस है 0.2 का होल स्क्वायर, तो 0.2 का होल स्क्वायर 2 2 जा 4, 0.04 दे दूँ। ओमेगा कितना है 70 पाई, पकड़ के सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसका 100 पकड़ के इसको काट डालेगा, 7 4 जा 28, ठीक है ना। एम आर स्क्वायर ओमेगा 2π/60। चलो जरा आंसर अपन चेक कर ले, आंसर, हाँ अच्छा, पाई में नहीं दे रखा है तो अपने को पाई की वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 7 4 जा 28, पाई को 22/7 लिख दूँ, ये हो गया 4, तो टोटल आंसर हो गया 88। अगर पाई में होता तो ऑप्शन देख के, इसीलिए अपन ने ऑप्शन पहले देख लिया, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर पाई होता तो अपन 28 पाई दे देते, नहीं तो 88। अच्छा, यूनिट लिखना मत भूलना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 14 सॉरी 14 क्या कहता है, लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर आर एंड टाउ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है, यही ले लो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर बोला है कि अगर फोर्स लग रहा है, सिंपल सी बात है यार,
अगर फोर्स अगर ऐसे भी ना लोगे तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, हटाओ इसको, ठीक है ना। लो, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है और बोला कि इस पर फोर्स लग रहा है, तो लो मैं ऐसे ही फोर्स कैसे भी लगा दूँ, एक्स वाई प्लेन में लगाना लगा दो। तो फोर्स ऐसे लगाओगे तो टॉर्क कैसे हो जाएगा, फोर्स इंटू आर है ना। अच्छा, टॉर्क लेने अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया ना कि टॉर्क क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन आपको दिखा है, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। हमेशा एक्सिस के ही अलॉन्ग में होता है, ठीक, एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगा, इसीलिए एक्सियल है। देखो यार, आर भी है एक्स वाई प्लेन में, एफ भी है एक्स वाई प्लेन में, तो टॉर्क हमेशा क्या एक्स वाई प्लेन के बाहर, बताया था ना, के एक्सिस में आएगा, ठीक है ना। या तो अभी मैं इस पैड पे जो स्क्रीन पे जो अभी लिख रहा हूँ, तो इस स्क्रीन मेरा अगर एक्स और वाई है, या अगर आप कॉपी अभी यूज़ कर रहे हैं, कॉपी आपका एक्स और वाई में होता है, तो उस कॉपी के जस्ट पेज के बाहर निकलो, मतलब पेज के जस्ट परपेंडिकुलर, तो के एक्सिस हो गया, तो वही के एक्सिस था, टॉर्क का डायरेक्शन होता है। चलो ऑप्शन चेक करो यार, ऑप्शन चेक करो जरा, क्या बोला है, एक एक ऑप्शन चेक करो। आर डॉट टाउ इक्वल टू जीरो एंड एफ डॉट टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यार, सबसे पहली बात, ये तो तुम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझ गए कि सर आर और एफ दोनों के दोनों एक ही उसमें होंगे, प्लेन में होंगे, और टाउ जो होगा ना, टाउ की जो मैं बात करूँगा ना, टाउ या तो यहाँ से ऊपर निकलेगा, या तो मैं क्रॉस दिखा दूँ, क्रॉस इसलिए दिखाता हूँ इनवर्ड के लिए। आप ट्वेल्थ में मैग्नेटिज्म वाली चीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपन कैसे, या तो अपन डॉट ऐसे दिखाते हैं या नहीं तो क्रॉस दिखाते हैं, है ना। जितने 11th वाले बच्चे हैं सब इस साइन अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, उधर पे पढ़ लेंगे, नहीं तो सर्कुलर में भी अपन बता ही देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रॉस वाला होता है इनवर्ड और ये होता है आउटवर्ड, ठीक है ना। आउटवर्ड का मतलब क्या है यार, कि देखो यार, मैं सिंपल से एक बात तुमको बताऊँ, आर को देखो, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया ना, इसमें आर को देखो, आर एक्स एक्सिस में है तो एफ वाई एक्सिस में है, तो टॉर्क आएगा जेड एक्सिस में, सिंपल सी बात है यार। तो एक बात मुझे बताओ, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखे, डॉट प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो आर टाउ इक्वल टू जीरो होगा क्या, बिल्कुल जीरो होगा। क्यों, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल, तो आर डॉट टाउ इतना तो पक्का पता है, आर है एक्स एक्सिस में, टाउ है जेड एक्सिस में, और दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये तो सही है यार। बट एफ डॉट टाउ भी जीरो होगा, एफ है वाई एक्सिस में और टाउ टॉर्क है जेड एक्सिस में, ठीक है। निगेटिव जेड हो या पॉजिटिव जेड हो उससे मतलब नहीं है तो जेड में 90 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बट यहाँ बोला नहीं है, तो ये मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली आर डॉट टाउ, ए भी हटाओ, ए भी गलत है, अरे ए भी गलत है, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों, आर डॉट टाउ पक्का जीरो होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा कितना है यार, π/2 है, ठीक है ना। आर है एक्स एक्सिस, एफ है वाई एक्सिस, तो टॉर्क को जेड एक्सिस में होना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत क्या नहीं, हटाओ, ठीक है। देखो भाई लोग, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चे, प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, मन से पढ़ाई करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, कंजूसी मत करो, कंजूसी करोगे फार्मूला भूलने लग जाओगे, ठीक है ना। तो कंजूसी मत करो यार, लाइक करने में और कमेंट करने में। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखो, ख़राब लिखता है तो ख़राब लिखो, जैसा लगता है वैसा बताओ, ठीक है। और जितने बच्चे देखते हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन इतनी रात को वीडियो बनाने के लिए बना रहेगा, ठीक है ना। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं, आइए। अ पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 5 यूनिट्स इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल टू इतना यूनिट इन द एक्स वाई प्लेन में है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन वाई लो। अब ये स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ करना भाई, ठीक है ना, जितने बच्चे अगर पहले खुद से सॉल्व करते हैं तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन पूछा है, डन। आइए अपन डायग्राम ड्रॉ कर ले, पहले यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो फ्रेश पेज पे, आइए। मैं भी पहले क्या कर लेता हूँ, एक्स वाई ऐसा, ये है वाई, ये है एक्स, क्योंकि इक्वेशन देखो यार, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना,
मतलब अगर y इक्वल टू एक्स होता तो इसके ओरिजिन से पास हम ऐसा पास करते, बट ऐसा तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? ये देखो यार, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब x यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा इसको समझो, ये सारी बात को समझो। x अगर 0 है तो y को 4 है, मतलब स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा जाएगा। डन। ये है तुम्हारा 4, कोई दिक्कत? अब y 0 है तो x की वैल्यू -4, मतलब a वाली वैल्यू कितनी है? -4, क्योंकि इसी x एक्सिस पे तो y 0 होता है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला ग्राफ जो आपका बन रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। डन। चलो, अब अपने से पूछा है इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम मेरे को बताओ, ठीक है ना, पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। चलो आओ, दैट मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसी स्ट्रेट लाइन में आपकी वेलोसिटी तो इधर ही दे रखी है ना। अरे भाई देखो यार, यूनिट्स इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इतना इतना, इसकी जो स्पीड है इसी लाइन के अलोंग है, मतलब इधर ही वी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, ये तो सबको पता है ना यार। ठीक है, मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम लिख लो मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है? 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कोई केजी उजी नहीं दे रखा तो यूनिट में ही लेके चलो। और वी कितना दे रखा है? 3√2, तो 5 3 जा 15√2 यूनिट, इतना हो गया पी। अब मुझे बोला है ये रोटेट करेगा किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन तो तुम्हारा यही है ना। अब एक बात तुमको पता, अभी अभी देखो यार, अभी अभी पीछे वाला में कहा गया, ये देखो, ये यही तो समझाया था। जब कभी भी ऐसा लीनियर वाला होता है ना तो हम कैसे बोलते हैं? MV/R या P इंटू आर। हो गया। तो लो, अब देखो, दैट मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इस एक्सिस के अबाउट, जिस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आप रोटेट कराते हैं ना, वहाँ से क्या करिए, उस पी के डायरेक्शन में, लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में कोशिश करो कि कोई एक परपेंडिकुलर आ जाए, तो दोनों मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। डन ना। चलो, अगर ए है तुम्हारा 4 और ए भी है तुम्हारा 4, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 4√2। अगर ये 4 हो गया तो हाफ कितना हो जाएगा? 2√2। ऐसे नहीं मानोगे तो तुम ऐसे भी मानो कि देखो यार, अगर तुम्हारा ये क्या है, ये नाम सॉरी, ये है तुम्हारा लाइन है, कोई भी ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसा दे रखा है तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? dy/dx। dy/dx कितना हो जाएगा? देखो तो, x का 1 हो जाएगा और प्लस का 0, तो इसका 1 हो गया। और क्या dy/dx ही tan थीटा के बराबर होता है? और tan थीटा का मतलब क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल। tan थीटा की वैल्यू अगर 1 होती है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ये छोटी छोटी बातें सबको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स वी कैन ईजिली से व्हाट दिस थीटा इक्वल टू 45। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना ही डिस्टेंस तो है। अच्छा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब वैसे नहीं भी कर रहे होते ना, तो अगर ये थीटा तुमको निकालना होता तो 4/4 करके 1 कर देते तो भी हो जाता। कोई बहुत बड़ा दिक्कत और बहुत बड़ी समस्या इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं हम स्लोप से ही करें या कैसे करें, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को मैं थोड़ा सा नाम देता हूँ, इसको नाम दो O और इसको नाम दो P। पी तो ऑलरेडी मोमेंटम दिखा चुके हो ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको नाम दे दो S नाम दो, ठीक है ना। तो अगर मैं OS निकाल लूँ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ OS निकालने के लिए, ठीक है ना। तो OS निकालने के लिए ये OS, इसको मैं M नाम देता हूँ। सो इन ट्रायंगल OSM में ध्यान से देखो, OSM में मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? OS का वैल्यू चाहिए। तो मैं इसमें देखो यार, tan ही हो गया ना, मेरे को OS ही तो चाहिए। मैं इसमें लगाता हूँ साइन 45 डिग्री लगाओ। साइन 45 इक्वल टू OS/OM लिख सकते हो। अरे भाई P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हो गया। OS तुमको निकालना ही थे, तो OS इक्वल टू कितना हो गया? OM इंटू साइन 45 कितना? 1/√2। OM की वैल्यू कितनी है? 4/√2, 2√2। यार ऐसे ही निकालो, नहीं तो मैंने तुम्हें पहले क्या बोला यार। देखो यार, समझो इस बात को, इधर देखो, अच्छे समझो। अगर a है 4 तो ये कितना हो जाएगा? 4√2। अगर ये 4√2 है तो इसका मिडिल पॉइंट ही तो इसका क्या बन जाएगा यार? बीच का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, तो हाफ हाफ दोनों जगह कट जाएगा। हमको परपेंडिकुलर लेना तो AB/2 AB/2 खत्म हो गया। आप जैसे भी देखो यार, तुम 9th-10th की मैथमेटिक्स अगर दिमाग में अच्छे चलती है ना, तो आपका टाइम बहुत बचता है बस कैलकुलेशन करने में। और नहीं तो ऐसे एंगल खेल खेल के निकाला करो, बस हो गया बात खत्म। अब क्योंकि मेरे को L चाहिए, तो L क्या होगा, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R परपेंडिकुलर, ठीक है ना। R परपेंडिकुलर अपने पास आ चुका है। P की वैल्यू कितनी है, 15√2। R परपेंडिकुलर कितना है, 2√2। 15 × 30, 30 × 60, तो ये आ गया 60 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सो टोटल अभी CDQ 3 हो गया अपना कंप्लीट। ओके, चलो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है ना। चलो नाउ एक मिनट, एक शायद अपने, हो, चलो एक चीज़ इसमें मिस्टेक हो गया, CDQ 6.4 भी है। देखूँ, वो लगता है मेरे से PDF में कन्वर्ट करने में लगता है छूट गया कहीं। चलो कोई नहीं, CDQ 16.4। चलो एक काम करते फिर, इस वीडियो को फिर यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। एंड पहले CDQ 6.4 का मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है ना, और उसको इसी के साथ अटैच करके तो CDQ 6.4 अपन कर लेंगे कंप्लीट। देन उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, सो अच्छे से क्वेश्चन सीरीज को एंजॉय करो, और जितने भी इम्पोर्टेंट्स आपको इसमें चीज़ें दिख रहे हो ना, उसको अच्छे से सीखो और समझो, ठीक है ना। ओके, अपना ख्याल रखो, इस ठंड में अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। डीमोटिवेटेड नहीं होना है, टाइम वेस्ट मत करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय करो आप लोग।